आज के इस विश्लेषण में हम 5000 साल पीछे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जिसकी इंजीनियरिंग और विज्ञान के आगे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हैरान रह जाती है। आज पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के जिन इलाकों को हम जानते हैं, वहां 3300 ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ी क्रांति जन्म ले रही थी। तो चलिए सिंधु घाटी के इन दुनिया के सबसे पहले स्मार्ट शहरों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है। और सच कहूं तो ये किसी भी सस्पेंस थ्रिलर से ज्यादा रोमांचक है। सोचिए, एक इतना विशाल और एडवांस समाज जिसके पास सब कुछ था, वो अचानक बिना किसी युद्ध, बिना किसी हमले या बाहरी संघर्ष के गायब कैसे हो सकता है? कोई जंग नहीं हुई, फिर भी एक पूरी की पूरी महाशक्ति का अंत हो गया। कैसे? यही तो हम आज डिकोड करने वाले हैं। टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि सिंधु और सरस्वती नदी के मैदानों में हमारे पूर्वजों को कितना बड़ा हेड स्टार्ट मिला हुआ था। 3300 ईसा पूर्व, जब दुनिया के ज़्यादातर इंसान जंगलों में शिकारी कबीलों की तरह भटक रहे थे, ठीक उसी वक्त हड़प्पा के लोग दुनिया का पहला सुनियोजित शहरीकरण खड़ा कर रहे थे। कमाल की बात है ना? उन्होंने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो सदियों तक फली फूली, जब तक कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास उनका पतन शुरू नहीं हुआ। और जब हम इस सभ्यता की स्केल की बात करते हैं तो दिमाग सच में चकरा जाता है। 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका। अगर आप उस समय के मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं को एक साथ मिला भी दें तो भी हड़प्पा साम्राज्य उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सिर्फ एक या दो शहर नहीं थे, ये एक पूरा का पूरा विशाल सिस्टम था जिसके मुकुट थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महानगर। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे उनके पहले सुनियोजित शहरों और शानदार इंजीनियरिंग के चमत्कारों से। फिर हम समझेंगे उनके ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क और उस रहस्यमयी लिपि को। और आखिर में जानेंगे कि उनके पतन का असली कारण क्या था और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। पहले सुनियोजित शहर, प्राचीन दुनिया की शतरंज की बिसात। शतरंज की बिसात इसलिए क्योंकि अगर 5000 साल पहले कोई ड्रोन होता और हम ऊपर से इन शहरों को देखते तो ये किसी बेतरतीब बस्ती की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल एक ग्रिड सिस्टम पर बने नजर आते। मतलब शहरी डिजाइन ऐसा जहां सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बल्कि एक दूसरे को एकदम 90 डिग्रीज के समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थीं। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या था? जब हवाएं चलती थी तो पूरा शहर अपने आप साफ हो जाता था। लिटरली एक विंड पावर्ड ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम। ये अर्बन डिजाइन का ऐसा मास्टर क्लास है जो आज दुनिया भर के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देता है। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, इनके घर भी किसी 5000 साल पुराने स्मार्ट होम से कम नहीं थे। आप इन्हें ईंटों का जादूगर कह सकते हैं। इमेजिन कीजिए, साम्राज्य के उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईंटों का साइज और अनुपात हर जगह बिल्कुल एक जैसा था। ये एक बेहद मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पक्का सबूत है। घरों के दरवाजे मेन रोड की धूल और शोर से बचने के लिए हमेशा पीछे की गलियों में खुलते थे। हर घर में अपना प्राइवेट इंडोर बाथरूम और टॉयलेट था, एक बीच का आंगन था और दीवारें इतनी मोटी थीं जो गर्मियों में भी घर को नेचुरली ठंडा रखती थीं। मतलब विज्ञान और आराम का परफेक्ट बैलेंस। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, इंजीनियरिंग और वास्तुकला के चमत्कार, द ग्रेट बाथ और उसके आगे। अब निजी घरों से बाहर निकलकर अगर इनके पब्लिक वर्क्स को देखें तो हम असली चमत्कारों से रूबरू होते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडरों के बीच मिला द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार तो हम सबको याद ही होगा। करीब 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा ये जलकुंड सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है दुनिया की सबसे पुरानी वाटरप्रूफिंग तकनीक। पानी रिस कर बाहर न जाए, इसके लिए 3 ब्रिलियंट स्टेप्स लिए गए। पहले ईंटों को एकदम कसकर जमाया गया, फिर दरारों को जिप्सम के गारे से सील किया गया और आखिर में इसके ऊपर प्राकृतिक बिटुमिन यानी तारकोल की एक मोटी कोटिंग की गई। क्या शानदार इंजीनियरिंग है! पानी के मैनेजमेंट की एक कहानी सिर्फ मोहनजोदड़ो तक लिमिटेड नहीं थी। गुजरात के धोलावीरा को ही ले लीजिए। ये शहर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था। वहाँ के इंजीनियर्स ने बारिश का पानी जमा करने के लिए जो विशाल जलाशय और डैम बनाए और चट्टानों को काटकर जो चैनल्स बनाए, वो नदी का पानी सीधे शहर के टैंक्स तक लाते थे। धोलावीरा का ये विशाल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आज के मॉडर्न हाइड्रो इंजीनियर्स के लिए लिटरली एक जीती जागती केस स्टडी है।
चलिए रुख करते हैं भाग 3 का, वैश्विक व्यापार नेटवर्क, लोथल, प्राचीन शिपिंग हब। इतने बड़े साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए इकोनॉमी तो स्ट्रांग होनी ही थी, और उनकी आर्थिक रीढ़ था उनका व्यापार। गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है। यहाँ से तांबा, हाथीदांत, मनके और लकड़ी जहाज़ों में भरकर सीधे मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन तक भेजे जाते थे। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, मेसोपोटामिया के प्राचीन रिकॉर्ड्स में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है, और व्यापार में वजन तोलने के लिए ये लोग एकदम स्टैंडर्डाइज्ड पत्थर के बांटों का इस्तेमाल करते थे। ये पूरी तरह से एक वैश्वीकृत यानी ग्लोबलाइज्ड प्राचीन इकोनॉमी थी। अब आते हैं भाग 4 पर, रहस्यमयी लिपि, धोलावीरा का बिलबोर्ड। हमने इनकी इंजीनियरिंग और ट्रेड को तो काफी हद तक डिकोड कर लिया, लेकिन एक पहेली है जिसने दशकों से इतिहासकारों के पसीने छुड़ा रखे हैं। इनकी लिखित भाषा। मोहरों, बर्तनों और तांबे की प्लेट्स पर 400 से ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स पाए गए हैं। 400 से ज्यादा। ये नंबर साफ बताता है कि इनकी भाषा बहुत ही समृद्ध और कॉम्प्लेक्स थी। और इस लिपि का सबसे आकर्षक और फ्रस्ट्रेटिंग सबूत मिला है धोलावीरा में। 10 बड़े अक्षरों वाला एक विशाल साइन बोर्ड। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये दुनिया का सबसे पहला पब्लिक बिलबोर्ड रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी निराशा ये है कि 100 साल की लगातार कोशिशों के बाद भी आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, जिस दिन ये रहस्यमयी लिपि डीकोड हो जाएगी, यकीन मानिए दुनिया का प्राचीन इतिहास बिल्कुल नए सिरे से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, पतन का असली कारण, 1900 ईसा पूर्व के जलवायु संकट का खुलासा। लगभग 1000 सालों तक शान से खड़ी रहने वाली इस सभ्यता का पतन इतिहास के सबसे बड़े मिथकों में से एक को तोड़ता है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक नालियां जाम हो गई, व्यापार ठप पड़ गया और एक एक करके शहर वीरान हो गए। स्कूल की किताबों में हमने अक्सर पढ़ा था कि आर्यों के आक्रमण और युद्ध ने इन शहरों को तबाह कर दिया, लेकिन आधुनिक विज्ञान और सैटेलाइट इमेजरी ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया है। असली कातिल कोई विदेशी सेना नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन था। टेक्टोनिक हलचलों के कारण सरस्वती नदी सूखने लगी, सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भयंकर बाढ़ आई। मॉनसून कमजोर पड़ गया, भयंकर सूखा पड़ा, और बिना पानी के कोई भी शहर आखिर कैसे जिंदा रह सकता है। और यहीं से जुड़ता है हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, हड़प्पा की जीवित विरासत। वे मरे नहीं, उन्होंने पलायन किया। तो जब नदियां सूख गईं और शहर वीरान हो गए तो लोगों का क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये कि ये लोग मरे नहीं और न ही उनका वजूद मिटा। वे बस अपने शानदार शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा के उपजाऊ मैदानों की तरफ माइग्रेट कर गए। उनकी बसाहट जरूर बिखर गई, लेकिन उनकी संस्कृति नहीं। आज भी जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, योग करते हैं, हमारे घरों में आंगन बनाए जाते हैं, या जब पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और सिंदूर लगाया जाता है, तो जाने अनजाने में हम उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये उनकी जीवित विरासत है। इसे ऐसे समझिए, हड़प्पा सभ्यता का युग जरूर खत्म हो गया, लेकिन वो मरी नहीं। उनका डीएनए और उनकी परंपराएं आज भी आधुनिक समाज की रगों में दौड़ रही हैं। वो खामोश खंडहर सिर्फ मिट्टी में दबी ईंटों की कहानी नहीं है, वे उस महान विरासत के निर्माता थे जो तब भी विश्वगुरु थी जब बाकी दुनिया बस चलना सीख रही थी। ये हमारी अपनी जड़ों की कहानी है जो आज भी हमारे भीतर धड़क रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात बहुत गहरा सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर नेचर और क्लाइमेट चेंज एक ऐसी सभ्यता को मिटा सकते हैं जो अपने समय में विज्ञान और इंजीनियरिंग के चरम पर थी, तो आज के हमारे मॉडर्न स्मार्ट शहरों के लिए इसमें क्या चेतावनी छिपी है? उनके खंडरों में छिपा ये सबक शायद आज हमारे लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ना? आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के इन पन्नों को ऐसे ही पलटते रहिए और सीखते रहिए।